तो एक एक करके हम पांचों को समझेंगे, राइट। और इसमें जो भी आपको दिक्कत आएगी उस पर फिर हम चर्चा करेंगे लास्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यू कैन से इन द डायग्राम, इसको हम बोलते हैं पिरामिड शेप। जो मैंने आपके सामने बना रखा है दैट इज नोन एज एज पिरामिड शेप। ये एक पिरामिड शेप है, आपको देखने में लग भी रहा होगा। पिरामिड कहाँ पे है? 7 अजूबों में से एक अजूबा है पिरामिड, जो कि शायद इजिप्ट में है। इजिप्ट में शायद एक जगह है, वहां पे पिरामिड है, वहां से एक कॉन्सेप्ट लिया गया पिरामिड शेप। तो ये जो बेसिकली जो हमारी 5 नीड्स है ना, 5 तरह की जो आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स को हम हिंदी में बोलते हैं शारीरिक आवश्यकताएं, जो हमारे शरीर की जरूरत है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। भाई रोटी कपड़ा मकान, फूड या ब्रेड, फूड बोल सकते हैं इसको, फूड शेल्टर, शेल्टर मतलब घर, एंड क्लोथ्स। रोटी कपड़ा मकान, जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं है, तो अब्राहम मास्लो का कहना था कि नीड्स की एक हायरार्की होती है, एक सीक्वेंस होती है। जब आपके पास कुछ भी नहीं होता तो सबसे पहले आप क्या चाहते हो कि भाई मुझे बेसिक नीड्स तो पूरी हो जाए मेरी, पहले मुझे रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करनी है। जो बहुत पुअर पर्सन है उसके लिए है ये। अगर उसने ये नीड को अचीव कर लिया, ये इसको, तो वो फिर सेफ्टी ढूंढेगा, समाज में सेफ्टी ढूंढेगा। और सेफ्टी 2 तरह की, इधर लिख रहा हूं मैं, 2 टाइप्स ऑफ सेफ्टी। कौन कौन सी 2 टाइप है? पहली सेफ्टी वो ढूंढेगा क्या चीज की? पहली सेफ्टी वो ढूंढेगा फिजिकल सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी का मतलब कि उसको कोई थ्रेट ना करे, वो कोई डरा या धमकाए नहीं उसको। ऐसा नहीं हो कि कोई किसी का मकान हो और कोई दबंग आके बोले कि चलो भाई इस मकान को खाली करो, इस पे हम कब्जा कर लेंगे। तो ये फिजिकल सेफ्टी। और दूसरी आपको चाहिए फाइनेंशियल सेफ्टी। फाइनेंशियल सेफ्टी का मतलब क्या है कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो वो जॉब परमानेंसी होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि 2-3 महीने या 6 महीने बाद आपको जॉब से हटा देंगे। तो आपको दोनों तरह की सेफ्टी चाहिए होती है। और जब आपको एक सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती है, पहले तो आपको रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता थी, वो पूरी कर लिया आपने। देन सेफ्टी नीड्स आया, उसको भी आपने फुलफिल कर लिया। इसके बाद आता है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स मतलब सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक, ये होता है सुरक्षा की आवश्यकता है। आपको सुरक्षा चाहिए, 2 तरह की सुरक्षा। और ये आपकी शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक मतलब रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको सोशल मतलब क्या होता है? सामाजिक। आप एक सामाजिक मनुष्य, एक सामाजिक प्राणी है। वी आर अ ह्यूमन, वी आर अ सोशल एनिमल। हम लोग क्या एक सोशल एनिमल है। और हमें क्या चाहिए? हमें प्यार चाहिए, हमें लव चाहिए, हमें अफेक्शन चाहिए, राइट। हमें रिकॉग्निशन चाहिए, पहचान चाहिए। तो ये सब चीजें कहां से मिलती है आपको? एक समाज में जहां आप रहते हो, वहां आप चाहते हो कि हम पहचाने जाए, हमको लोग पहचाने हमारे काम से, हमारे नाम से, राइट। हमारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हो, अच्छे अच्छे कॉलीग्स हो, अच्छे पड़ोसी हो, राइट। सो दीज आर आर सोशल नीड्स। वी आर अ सोशल एनिमल, हम लोग एक सामाजिक प्राणी है। और हमें इसकी भी आवश्यकता होती है। आप कितना भी अचीव कर लो जिंदगी में, लेकिन अगर आपको एक अप्रिशिएट करने वाला कोई ना हो तो क्या फायदा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So it's very important to achieve this need, right? इस नीड को अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कितने बड़े भी आईएएस ऑफिसर बन जाओ, लेकिन मान लो आपकी कोई फैमिली नहीं है, आप सपोज बैचलर हो, आपकी वाइफ भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, और दूसरी तरफ आपके अच्छे अच्छे दोस्त भी नहीं है, तो आप अपनी जिंदगी से उब जाओगे। ठीक है, आप भाई कितने घंटे काम करोगे? 8 घंटे, 10 घंटे, 15, 12 घंटे काम करके आ गए ऑफिस से। ऑफिस से लौटने के बाद आपको घर पे लोग चाहिए होते हैं, आपके पेरेंट्स चाहिए होते हैं, आपके भाई बहन चाहिए होते हैं, आपको अपना स्पाउस चाहिए होता है, आपको बच्चे चाहिए होते हैं। तो दीज आर द सोशल नीड्स। आपको फ्रेंड्स चाहिए होते हैं जिनके साथ आप अपने दिल की बातें कर सको। तो ये आती है आपके थर्ड कैटेगरी में। कहता है कि सबसे पहले हमने इसकी आवश्यकता रखी, ये हमारा पूरा हो जाए। ये मतलब फिजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी नीड्स, एंड देन सोशल नीड्स भी अगर आपकी पूरी हो गई, तो फिर आप देखते हो स्टीम या फिर ईगो नीड्स। यानी कि आपके ईगो या फिर स्टीम को हर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो, यहाँ पे फोर्थ, जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो वहां पे आपका जो बॉस है वो बहुत बदतमीज इंसान है, वो आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता है। आप क्या करोगे?
आप शुरू में जब आपके पास कुछ नहीं था तो आप झेलोगे, भाई आपके पास रोटी कपड़ा मकान में नहीं तो आप काम करोगे, कैसे भी सह के काम करोगे। लेकिन जब आपने ये सब चीज हासिल कर लिया तो और आपके पास स्किल भी है, आपके पास कॉन्फिडेंस भी है, तो आप ऐसी कंपनी को लात मार दोगे। ऐसे बॉस को बोलोगे चलो भाई रिजाइन लिखो मेरा, मैं तुम्हारी बदतमीजी नहीं सह सकती, या मैं तुम्हारी बदतमीजी नहीं सह सकता। तो आप अपनी ईगो को हर्ट नहीं होना देना चाहते। इसी तरीके से जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उस फ्रेंड सर्कल में जो भी आपकी ईगो या स्टीम को हर्ट करता है, उसके साथ आप अपनी फ्रेंडशिप खत्म कर देते हो, या फिर उनसे आप दूरियां बनाने लगते हो। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सेल्फ और एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये इंसान की टॉप प्रायोरिटी है। इट इज द टॉप प्रायोरिटी। हर एक इंसान अपने जीवन में सिर्फ ये नहीं कि उसको आईएएस ऑफिसर बनना है, नो, दिस इज नॉट द टॉप प्रायोरिटी। आपको मैं कुछ एग्जांपल, जैसे मान लो आप सब में जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। कोई बोलता है सर हमें बैंक ऑफिसर बनना है, कोई बोलता है सर हमें आपकी तरह टीचर बनना है या प्रोफेसर बनना है, और किसी का विजन है कि वो आईएएस ऑफिसर या फिर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है। बट दिस इज नॉट द अल्टीमेट गोल। इसको तो आप अचीव कर ही लोगे, ये नहीं भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। बट मान लो आपने अचीव कर लिया, आप बैंक ऑफिसर बन गए, आप टीचर बन गए, आप आईएएस ऑफिसर बन गए, तो क्या? तो क्या ये पांचवा जो ऑप्शन है, क्या ये टॉप अपनी पोजीशन को अचीव करना? आंसर इज नो। ये आपकी लोअर लेवल नीड्स थी। जो हायर लेवल नीड्स है ना, वो आपके दिल में एक ख्वाहिश दबी हुई थी। क्या दबी हुई थी? कि जिस दिन मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गया ना, उस दिन मैं एक एनजीओ को फंड करूंगा, एक एनजीओ चलाऊंगा अपने पैसे से। जिस दिन मैं टीचर बन गई ना, या जिस दिन मैं टीचर बन गया ना, उस दिन मैं एक झुग्गी बस्ती के जितने बच्चे होंगे, मेरे को सरकार तो पैसे देगी ही, या जिस स्कूल में मैं पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी वहां से मुझे अच्छी हैंडसम सैलरी मिलेगी ही, तो मैं झुग्गी में जाके और गरीब बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाऊंगी या फ्री में ट्यूशन पढ़ाऊंगा। या अगर मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया ना, तो मैं एक जैसे गौतम गंभीर ने दिल्ली में एक स्कीम खोला है, 1 रुपए में खाना स्टार्ट किया उन्होंने। गौतम गंभीर ने अपने पैसे से वो क्या करते हैं, एक एरिया में उन्होंने कैंटीन खोली है, 1 रुपए दो वहां पे और आप जाके भरपेट खाना खा सकते हो। तो मैं जिस दिन बहुत बड़ा भी नहीं, एक छोटा मोटा जब अपने पैरों पे स्टैंड कर गया, मैं कामयाब हो गया, जो मैं करना चाहता था वो मैंने अचीव कर लिया, तो मैं इन गरीब लोगों के लिए फ्री में खाना खिलाऊंगा, या इनको 5 रुपए में खाना खिलाऊंगा। एक और कोई अंकल है, वो 5 रुपए में खाना खिलाते हैं, वो बहुत पूरे इंडिया में फेमस है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अंकल का नाम, पता नहीं टॉम अंकल या कौन अंकल है। तो ये मास्लो ने कहा था कि इस तरह की 5 नीड्स है, और पांचों नीड्स ध्यान से समझना, इसकी एक हायरार्की है, इसकी एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम अपनी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करेंगे। तो एक बार मैं आपको सीक्वेंस को रिवाइज करा दे रहा। सबसे पहले क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू फुलफिल योर फिजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल, शारीरिक आवश्यकता है। आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए पहले। ये अचीव करने के बाद फिर आप अपने अगले नीड्स की तरफ ध्यान दोगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, एक साथ हम 2 या 3 सब चीजें चाहते हैं। हम अच्छे अच्छे घर भी चाहते हैं, हम रोटी कपड़ा मकान भी चाहते हैं, हम समाज में पहचान भी चाहते हैं, एक साथ सब हो सकता है। तो इनके थ्योरी को बाद में बहुत सारे लोगों ने मॉडिफाई किया है, जो मैं आपको कराऊंगा। एल्डरफर्ड ने मॉडिफाई किया है, और भी लोगों ने मॉडिफाई किया है, जो मैं आपको आज ही करा दूंगा। या फिर आपको हाइजीन फैक्टर में भी कुछ चीजें आप देखोगे कि उन लोगों ने मॉडिफाई किया है। लेकिन मास्लो कहना था नहीं, सबसे पहले आप जब ये आवश्यकता पूरी हो जाएगी तभी आप दूसरी आवश्यकता पे जाओगे। दूसरी आवश्यकता है कि आपको सेफ्टी हो, 2 तरह की सेफ्टी हो, इकोनॉमिक सेफ्टी और फिजिकल सेफ्टी, किसी तरह का कोई थ्रेट ना हो। जब ये आपने अचीव कर लिया, उसके बाद आपको क्या चाहिए? उसके बाद आप क्या सोचोगे कि हमें एक समाज में पहचान चाहिए, सोशल नीड्स। उसके बाद हमारे ईगो को कोई नहीं ठेस पहुंचाएगा, हमारे स्टीम सेल्फ रेस्पेक्ट को कोई ठेस ना पहुंचाएगा। एंड ये सब अचीव करने के बाद जो आपके दिल में कोई इच्छा दबी हुई होती है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स सबसे टॉप, जब इंसान अपने जीवन के सबसे टॉप पे होता है, मतलब वो सब कुछ अचीव कर चुका होता है। सब कुछ मीन्स कि उसके अंदर से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो उसके दिल में दबी हुई इच्छा होती है, जो सबसे जरूरी होती है। भाई अभी तो आप मान लो चाहते हो कि मैं ना गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाऊं, तो अभी कहां से खिला पाओगे? अभी तो आप खुद ही जॉब नहीं कर रहे, अभी तो आप खुद ही डिपेंडेंट नहीं हो।
तो ये जो आपके अंदर एक मन में इच्छा दबी हुई है, ये तभी आप अचीव कर पाओगे जब बाकी सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। ऐसा मास्लो का कहना था। बाद में जो लोग आए उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक साथ कई सारी इच्छाएं इमर्ज हो सकती हैं। वो मैं कराऊंगा जब अगली थ्योरी कराऊंगा तब, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ देखते हैं। तो इसी को मैं ना एक पिरामिड शेप में इसको, वैसे ये रिवर्स में कर रहा हूँ, ये पिरामिड रिवर्स आपको नहीं पढ़ना, मैं आपको जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये, फिर ये नीड पूरा करेंगे, फिर चौथी नीड एंड देन पांचवी नीड, ठीक है। ये था आपका मास्लो का नीड हायरार्की जो कि पिरामिड शेप में बनता है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम अगली थ्योरी पे चलते हैं। द नेक्स्ट थ्योरी इज गोइंग टू बी, जो अगली थ्योरी है उसको बोलते हैं हाइजीन थ्योरी या विलियम सॉरी हर्जबर्ग थ्योरी, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, हर्जबर्ग की टू फैक्टर थियरी, टू फैक्टर थियरी। ये जो टू फैक्टर थ्योरी है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम हाइजीन थ्योरी में बोलते हैं कितने में, ठीक है। अब इसमें आपने नाम में अब छुपा है टू फैक्टर, इसमें दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, देयर आर टू फैक्टर्स इन दिस थियरी। वो कहता है कि भाई हमें ना दो तरह की फैक्टर्स एक इंसान कंसिडर करता है। जो पहला फैक्टर होता है वो होता है हाइजीन फैक्टर, कि भाई आपको ये फैक्टर्स चाहिए, हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स को हम एक नाम से और इसको डिससेटिस्फायर्स भी बोलते हैं, डिससेटिस्फायर्स। और जो आपकी दूसरी थ्योरी है दैट इज सॉरी, जो दूसरा टाइप है वो है मोटिवेशनल फैक्टर्स, मोटिवेशनल फैक्टर्स। जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, जो मोटिवेशनल फैक्टर्स है ये क्या है, ध्यान से देखना। जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं ये, इसको मोटिवेटर्स भी बोलते हैं। इसको मोटिवेटर्स, मोटिवेटर्स, एक मिनट, इसको मोटिवेटर्स भी बोलते हैं। अब ये जो हाइजीन फैक्टर और डिससेटिस्फायर्स हैं, इसके कुछ मैं एग्जांपल बताऊंगा तब आपको क्लैरिटी आएगी। तो पहले एक बार एग्जांपल देखो, जब एग्जांपल देखोगे तो आपको क्लैरिटी खुद ब खुद आ जाएगी, और उसके बाद फिर हम इसकी थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये आपके सामने आपके स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और उसके बाद मैं समझाऊंगा तो आपको एक चीज स्पष्ट हो जाएगी कि एक्चुअली में मैं कहना क्या चाह रहा हूं, राइट। तो एक बार जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले जो आपको सैलरी मिलती है, योर सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, आपकी जॉब की सिक्योरिटी चाहिए। कंपनी में साफ सफाई, साफ सफाई को बोलते हैं वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन कैसी है कंपनी की, वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। और क्या, कंपनी की पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी, या फिर रिलेशनशिप्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिलहाल मैंने ये कुछ एग्जांपल्स लिखे, अब मैं इधर कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, और फिर मैं एक एक करके सबको समझाता हूं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी अचीवमेंट, अचीवमेंट के बाद क्या, एडवांसमेंट, एडवांसमेंट के बाद क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ के बाद क्या है, कैन सी द नेक्स्ट वन इज रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या होता है, आपकी पहचान, आपकी कंपनी में पहचान है या नहीं है,
उसके बाद क्या है, वर्क इट सेल्फ, खुद ब खुद काम, वर्क इट सेल्फ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अब मैं आप सबसे चर्चा करना चाहूंगा। ये एग्जाम्पल्स लिखने के बाद लेट अस डिस्कस। अब हम इसको पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाफट। तो इस तरफ क्या है, इस तरफ आपके डिससेटिस्फायर्स हैं और इस तरफ सेटिस्फायर्स या मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स को सेटिस्फायर्स भी बोल सकते हैं। नाम से ही आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा। सेटिस्फायर्स मतलब ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें सेटिस्फाई करते हैं, या इसको मोटिवेटर्स जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। जैसे कंपनी में आपको कुछ अचीवमेंट मिले, कंपनी में आपके एडवांसमेंट का यानी ग्रोथ हो सके, कंपनी में आपके पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ हो, ध्यान से समझना, कंपनी में आपको रिकग्निशन मिले, पहचान मिले, ठीक है, कंपनी में आपको, हाँ कंपनी में खुद ब खुद आपका काम, जो भी आपका काम है वो काम, और कंपनी में आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी में आपको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इन सब से आप मोटिवेट होते हो। ध्यान से समझना कैसे। और कह रहा है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये डिससेटिस्फायर्स हैं। जैसे सैलरी, आपको सैलरी मिली, भाई सैलरी तो चाहिए, सैलरी के बिना आप काम ही नहीं करोगे, तो ये सैलरी है। लेकिन क्या आपको सैलरी मोटिवेट करता है? आप बोलोगे हाँ, लेकिन मैं बोलूंगा ना। क्यों? वो मैं आपको आंसर देता हूं। जॉब की सिक्योरिटी, कि जॉब की सिक्योरिटी आपको मोटिवेट करता है? आप बोलोगे हाँ, मैं फिर बोलूंगा ना। जॉब की सिक्योरिटी आपको 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तो मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन बाद में ये सैलरी और ये जो जॉब सिक्योरिटी है, ये पॉइंट्स ठंडे पड़ जाएंगे। अगला है वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन मतलब आप कहाँ काम कर रहे हो, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां का हाइजीन कैसा है, वहां साफ सफाई कैसी है, वहां पे गंदगी तो नहीं है। तो क्या ये हमें मोटिवेट करते हैं? आप बोलोगे हाँ, मैं फिर बोलूंगा ना। और मैं सबका जवाब दूंगा, बस मुझे 1 मिनट और दीजिएगा। अगला है कंपनी की खुद की पॉलिसी। कंपनी की पॉलिसी कैसी है, यानी कंपनी का माहौल कैसा है, इसको हम बोलते हैं कंपनी का कल्चर कैसा है। कंपनी का कल्चर कैसा है, क्या वो विमेन को एम्पावर करता है? क्या स्त्रियों के लिए भी बहुत अच्छा कल्चर है? विमेन एम्पावरमेंट वहां पे पॉसिबल है क्या? क्या विमेन को हैरास तो नहीं किया जाता है ना, विमेन को परेशान तो नहीं किया जाता ना, राइट? एंड रिलेशनशिप्स, कि ये सब हमें मोटिवेट करते हैं? आप बोलोगे हाँ सर, ये सब फैक्टर हमें मोटिवेट करते हैं। और मैं सब आप सबकी बात को काटते हुए बोलूंगा कि नहीं, ये फैक्टर हमें मोटिवेट नहीं करते हैं। एक एक करके बताता हूँ। देखो, अब मान लो किसी की सैलरी लगी, जॉब लगी, किसी को भाई 20,000 जॉब लगी, या फिर मान लीजिए 50,000, या उसकी 20,000 सैलरी थी, उसको इंक्रीमेंट हो गया, 30,000 सैलरी हो गई। सही बात है, वो थोड़ी देर के लिए, 1-2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए वो मोटिवेट भी होगा, लेकिन वो कुछ दिन बाद फिर ये सब बातें ना उसके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। तो सैलरी इज नॉट द मोटिवेटर्स। लेकिन ये अगर सैलरी हमें ना मिले तो क्या हो जाएंगे? हम डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। यानी इसका जो एब्सेंस है ना, इसका एब्सेंस आपको डीमोटिवेट कर देगा, लेकिन इसकी जो प्रेजेंस है इस आपको कुछ खास फर्क नहीं डालेगा। तो धीरे धीरे ना आपकी आदत हो जाती है। भाई आप 30,000 सैलरी पे ज्वाइन करते हो तो आपको 1-2 महीने, 6 महीने बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत हो जाती है। जॉब सिक्योरिटी, आप जब कंपनी में आपने ज्वाइन किया किसी कंपनी में, वहां कंपनी ने बोला भाई जॉब सिक्योरिटी, आपको हम बार बार काम से निकालेंगे नहीं, आप अच्छा काम करोगे तो हम आपको 6 महीने बाद परमानेंट जॉब पे रख लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप इससे बहुत मोटिवेट रहोगे, बहुत मोटिवेट होकर काम करोगे? आंसर इज नो। ये सब चीजें 2-4-6 महीने बाद नॉर्मल हो जाती हैं। वर्किंग कंडीशन क्या है? आपको साफ सफाई चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, साफ सफाई नहीं होगा तो आप डिससेटिस्फाई जरूर हो जाओगे, ऐसी कंपनी को छोड़ दोगे, क्योंकि ऐसी गंदगी कंपनी में कोई नहीं काम करना चाहेगा। लेकिन अगर साफ सफाई होगा तो भाई वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। कंपनी की पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी कैसी है? भाई कंपनी की पॉलिसी अच्छी नहीं होगी तो आप तो पहले ही जॉब छोड़ दोगे, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। दीज आर द बेसिक थिंग। सैलरी तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब इधर आना, ये मोटिवेटर्स कैसे हैं? अगर आपको मान लो कंपनी में आपने कुछ अचीव किया है, तो आप अचीवमेंट, जैसे आपने मान लो 6 महीने काम किया, कुछ आपको कंपनी ने
आपकी अचीवमेंट को अप्रिशिएट किया, फिर आपको क्या किया, एडवांसमेंट मतलब आपकी पोजीशन बढ़ा दी, राइट। और इस कंपनी में आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ है। पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ मतलब आपको पता है कि मैं अगर यहाँ पे 1 साल जॉब करूंगा या करूंगी तो मुझे सुपरवाइजर बना देंगे, 3 साल जॉब करूंगा या करूंगी तो मुझे यहाँ पे क्या बना देंगे, मुझे असिस्टेंट मैनेजर बना देंगे। तो यानी यहाँ पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी दिख रही है। और आप ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हो जहां आपको रिकॉग्निशन मिले, पहचान मिले, तो इन सबसे आप मोटिवेट होगे, आप इस कंपनी को छोड़ना नहीं चाहोगे। और जो काम है, आपका काम कैसा है, आपका काम आपको प्रेरित करता है। जैसे मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है और मुझे पढ़ना भी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने टीचिंग फील्ड को चुना है। तो मुझे अपना काम पसंद है, मुझे ये काम पसंद नहीं होगा मैं छोड़ दूंगा। अगला रेस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी जिम्मेदारी आपको मोटिवेट करती है। सो दीज आर द, ये जो हमने राइट साइड में लिखा है, ये राइट साइड में जो भी पॉइंट्स लिखे हैं ये सब आपके मोटिवेटर्स हैं। और जो भी हमने लेफ्ट साइड में लिखा है ये क्या है, ये आपके डिससेटिस्फायर्स हैं। ये आपके क्या है, ये आपके मोटिवेटर्स हैं और ये आपके डिससेटिस्फायर्स हैं। ये चीजें नहीं होंगी तो आप कंपनी को छोड़ दोगे। भाई कंपनी में साफ सफाई नहीं मिलेगी, आप कंपनी का वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं होगा, आप छोड़ दोगे जॉब को। कंपनी की पॉलिसी नहीं होगी, आप तो शुरू में ही जॉब छोड़ दोगे। सैलरी अच्छी नहीं होगी, आप शुरू में ही जॉब छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपको उस कंपनी में अचीवमेंट ना मिले, आपको कंपनी में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ना दिखे, तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपके राइट साइड में क्या थे, राइट साइड में जो हमने पढ़े ये आपके थे मोटिवेटर्स, ये आपको मोटिवेट करते हैं। और जो लेफ्ट साइड में पढ़े हमने इसको बोलते हैं, ये सिर्फ आपके सेटिस्फायर्स हैं, या सिर्फ इसको हम हाइजीन फैक्टर्स बोलते हैं। ये सिर्फ काम चलाओ फैक्टर, ये तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, इसके बिना कंपनी में काम नहीं चलना है, राइट। तो यही बोला था हर्जबर्ग साहब ने। ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी किसने दी थी, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। तो मैं आपको लिखता हूं, एक बार मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूं। दिस मैंने ऊपर भी लिखा था, दिस थ्योरी इज गिवन बाय फ्रेडरिक हर्जबर्ग। ये थ्योरी फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दी थी। हर्ज यहाँ जेड आएगा, फ्रेडरिक हर्जबर्ग। इसने बताया था कि भाई एक इंसान ना 2 तरह के फैक्टर से मोटिवेट या डीमोटिवेट होता है। लेकिन एक से तो वो मोटिवेट होता है, जो मोटिवेटर्स होते हैं। और जो दूसरा फैक्टर, इससे मोटिवेट तो नहीं होता, लेकिन अगर ये ना हो तो वो डीमोटिवेट जरूर हो जाएगा। तो आप किसी कंपनी में चाहते हो तो ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए, और ये चीज नहीं मिलेगा तो आप क्या हो जाओगे, आपको ये मोटिवेशन के लिए चाहिए। दीज आर द मोटिवेटर्स, ये आपको मोटिवेट करती है, ये प्रेरित करती है कि आप इसी कंपनी में जॉब करते रहो। जैसे कुछ कंपनियां आपने सुनी होगी, गूगल में लोग सब काम करना चाहते हैं। गूगल बिल्कुल, गूगल में आपको सिनेमा हॉल मिलेगा, गूगल में आपको जिम मिलेगा, गूगल में आपको सलून मिलेगा, गूगल में आपको स्पा मिलेगा, गूगल में आपको जो है स्विमिंग पूल मिलेगा। तो गूगल में आप, या फेसबुक कंपनी, ऐसी कंपनीज में सब काम करना चाहते हैं, बिकॉज इन कंपनी का माहौल इतना बढ़िया है। तो ये जो है ना, इनको हम मेंटेनेंस फैक्टर, ये जो इधर जो लिखा मैंने, हाइजीन फैक्टर को हम मेंटेनेंस फैक्टर ही बोलते हैं। मेंटेनेंस, ये तो हमको मेंटेनेंस, कंपनी को इतना मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। दीज आर द मेंटेनेंस फैक्टर्स। ठीक है, ये सब चीजें हमने अच्छे तरीके से करी है, राइट। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। 8 बज गया, मुझे तो मैंने सोचा आज आपको 4 या 5 थ्योरी कराऊंगा, बट टाइम अब हो गया है। एनीवेज, चलिए कल तक में 2-3 थ्योरी और हो जाएगी हमारी। ठीक है, अभी 1 मिनट आप लोग